तो मतलब अपन बेंजीन में ऐसे कर लेते हैं। अपन ने कहा था कि ये बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं। मैं पूरा पार्ट नहीं बना रहा, ऑर्बिटल पार्ट मैंने बनाया था लास्ट टाइम, तो पूरे पार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। एक ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें बॉन्ड्स के पोजीशन ऑल्टरनेट होते हैं। बाकी सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन है, बिना दैट। ये इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड अगर इधर 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 है तो अलग स्ट्रक्चर होगा, और इधर 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 है तो अलग स्ट्रक्चर होगा। तो अपन ने कहा था ठीक है ऑल्टरनेट ही बनाने ना, तो आपकी मर्जी, अब कहीं भी बना लेना अल्टरनेट। तो अपन ने ये कहा था कि ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड बना, रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड बनाने। तो अपन ने कहा था कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड में जो ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, ये हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी हमने लिखी थी लास्ट टाइम। द रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 36 किलो कैलोरीज पर मोल, ये अपन ने लिखा था लास्ट टाइम, है ना। और अपन ने ये भी कहा था कि लास्ट टाइम कि भाई हमें कैसे पता चला कि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, तो बॉन्ड लेंथ से। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। बट इन बेंजीन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर, इन बेंजीन ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर, ठीक है, बॉन्ड लेंथ्स आर, दैट इज कार्बन इससे पार्शियल बॉन्ड होता है विच इज 1.42 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये अपन ने लास्ट टाइम लिखा। हाँ सर। अब एक और एग्जांपल लेंगे, फिर अपन उसके बाद अपन लिखते हैं अपना आंसर। दूसरा मेरे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज कार्बोनेट। तो अपन से पूछा गया कि व्हाई ऑल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोनेट आइन आर इक्वल। मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ यहाँ, कार्बोनेट आइन आर इक्वल। तो कार्बोनेट आइन आर इक्वल, तो अपन ने कहा था कि भाई इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। तो अपन क्या करेंगे, रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से अपन बता देते हैं ऐसे, इसको अपन अज्यूम कर लेंगे कि भाई इट इज ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमेना। तो मैं कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। वैसे तो अपन को पता है कि आप बोलते हो, आपने बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो और जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। भाई किसी भी आयन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सी आयन्स पे, दीज आर कॉल्ड ऑक्सी आयन्स, जिसमें ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है, दे आर कॉल्ड ऑक्सी आयन्स। तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, बाकी अपन डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपने बता रखा है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, कार्बोनेट आयन की बात करें तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इफ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड देन इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। अपन सबको बताइए कि ट्रायगोनल प्लेनर होगा अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब हो गया कि 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे होंगे, एक ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड ऐसे। दिस विल बी बिकॉज़ दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इधर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और ये 6, और मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6, ये इसके 5 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिया। तो अब अगर अपन चेक करेंगे ना इसमें, तो अपन कहेंगे देखो इस केस में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हमने पढ़ रखा है कि देखो भाई अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें फ्री रोटेशन भी होता है। और इसमें मान लो अपन सी ऐसे लिखें, हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे होंगे और बाकी हाइड्रोजन ऐसे होंगे। तो अपन कहेंगे भाई 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे, कहेंगे 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो बाकी अपन इसको हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा अंदर की तरफ, इधर भी एक अंदर की तरफ हो जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन पॉसिबल है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मैंने C2H6 का स्ट्रक्चर बनाया। लेकिन अगर इसमें अपन को डबल बॉन्ड बनाना है, तो अपन कहेंगे अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। हटा देते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस,
मेरे पास कार्बन कार्बन बनेगा, मैंने डबल बॉन्ड बना लिया, दोनों से हाइड्रोजन हटा दिया, और अंदर की तरफ एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक H ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक H ऐसे होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। मतलब जो पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पर, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 हो गए, इधर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, और जो पाई बॉन्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। अपन को पता है पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये जो पाई बॉन्ड बना है ना अपन ने, इसमें अब इसके स्ट्रक्चर में ये चारों हाइड्रोजन एटम स्क्वायर प्लेनर जैसे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, और ये दोनों कार्बन एटम भी उसी प्लेन में लाई करेंगे जिसमें ये चारों हाइड्रोजन एटम है। लेकिन ये पाई बॉन्ड जो होगा ना, ये दिस विल बी 90 डिग्री टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो इसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, जिसमें मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है, और जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। सो द पाई बॉन्ड इज मॉलिक्यूलर परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, is perpendicular to the molecular plane, perpendicular to molecular plane, ठीक है। पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा। तो अपन कहेंगे मान लो सर मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, फिर क्योंकि कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है भाई, ये स्ट्रक्चर हो गया इथीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये C2H4, आपने 2 हाइड्रोजन कम कर लिए इससे, तो ये तो इथीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये इथेन का स्ट्रक्चर, ये इथेन का स्ट्रक्चर था और वो इथीन का स्ट्रक्चर है। उनको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इथेन एंड द इथीन, है ना। तो एक पाई बॉन्ड इसमें आ जाएगा तो ये इथीन हो जाएगा। तो अब अपन कहेंगे अगर मान लो सर मुझे इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ऐसे बनाना है, तो अपन कहेंगे इथाइन होता है C2H2, ये इथाइन है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन कहेंगे जो इथीन का स्ट्रक्चर है ना, उसमें फिर अपन को 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन तो इस पाई बॉन्ड से 90 डिग्री पे लाई करता है भाई, इस पाई बॉन्ड से ये दोनों बॉन्ड तो 90 डिग्री से लाई करता है, 90 डिग्री पे लाई करता है। तो ये हाइड्रोजन हटा के अपन क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल को ओवरलैप करके फिर एक और पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अपन कहेंगे फिर तो सर ऐसे हो जाएगा, आपने एक पाई बॉन्ड ऐसे बना रखा है, ये आपने एक पाई बॉन्ड ऐसे बना रखा है जो कि px से बना, क्योंकि व्हेनेवर द ऑर्बिटल आर इन द सेम प्लेन देन ओनली दे विल मिक्स अप। तो ये एक पाई बॉन्ड तो आपने ऐसे बना रखा है, तो दूसरा पाई बॉन्ड फिर आप ऐसे बनाओगे, ऑब्वियसली बात है, दैट मस्ट बी इन अ डिफरेंट और प्लेन। और ये जो बनेगा ना, ये py से बनेगा। तो एक पाई बॉन्ड अपन ने ऐसे बना लिया, दिस इज वन पाई बॉन्ड इन दोनों के ओवरलैपिंग से। तो दूसरा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इसके ओवरलैपिंग से बना दूसरा पाई बॉन्ड। तो अपन कहेंगे अच्छा ये वाला जो पाई बॉन्ड बना वो py से बना, और ये वाला जो पाई बॉन्ड बना वो px से बना, और सिग्मा बॉन्ड pz से बना। तो अपन क्या करेंगे, 3 बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड आपने px से बनाया, दूसरा पाई बॉन्ड आपने py से बनाया, और pz से आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो अपन क्या कहेंगे सर, अब इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास बचा हुआ है, लेकिन जो 2 पाई बॉन्ड है ना, दे आर एग्जैक्टली 90 डिग्री टू ईच अदर। The 2 pi bond in the triple bond, the 2 pi bond in the triple bond between 2 carbon atoms, yeah, 2 atoms will be exactly 90 degree to each other. So in a triple bond, the 2 pi bonds are exactly 90 degree to each other, 90 degree to each other. तो इसका मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होगा, अपन कहेंगे इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन कहाँ है सर, ये सीधा एक ही लीनियर स्टेट तो दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा, दिस विल हैव मॉलिक्यूलर एक्सिस। इस एक्सिस पे सभी एटम लाई करते हैं, सो इट विल हैव मॉलिक्यूलर एक्सिस, इट विल नॉट हैव अ मॉलिक्यूलर प्लेन। प्लेन के लिए आपको 2 डायमेंशनल प्लेन बनाना होता है, इसमें कोई 2 डायमेंशनल प्लेन थोड़ी, एक लाइन बनाओगे तो 2 डायमेंशनल थोड़ी होता है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर एक्सिस। दिस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव अ मॉलिक्यूलर प्लेन, इट विल हैव मॉलिक्यूलर एक्सिस। So this molecule will have molecular axis. All atoms lie on molecular axis. Lie on molecular axis. तो मुझे बस ये बताना था कि अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बात है बाकी एटम अदर प्लेन में होंगे, लेकिन अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है
तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ना, दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड। इस सिग्मा बॉन्ड से ये पाई बॉन्ड हमेशा 90 डिग्री पे होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन से 90 डिग्री पे होगा, जो अपन ने इस फॉर्म में लिखा। और अगर किसी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर तो 2 पाई बॉन्ड इसमें होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड, और दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होंगे। Sir, दोनों all three will be mutually perpendicular. बिल्कुल, ऑल 3 विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये पार्ट आप लिख लेना अलग से, मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे सिर्फ बॉन्ड्स की पोजीशन चाहिए क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड है। वैसे मैंने यहाँ पर बताया था, तो पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड्स, अपन ने बनाया था ऑर्बिटल डायग्राम लास्ट टाइम। मैं इस पार्ट को हटा दूं? एक मिनट सर। ठीक है, मैं सिर्फ ईथेन का स्ट्रक्चर हटा, सिर्फ ईथेन का, वो तुम भी बना सकते हो आराम से। ईथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने 3 टाइप बॉन्ड्स बताए थे ना, एक तो सिग्मा था, एक पाई था, और एक तीसरा कौन सा था जिसमें 8 बॉन्ड्स बनते थे? 8 लोब्स ओवरलोब, Delta. वो डेल्टा हाँ, बॉन्ड। 8 लोब्स डेल्टा बॉन्ड। अच्छा, ओके सर। अगर ट्रिपल बॉन्ड, अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी बताओगे तब भी चलेगा सर, हमें पता है। अगर जिसके अराउंड दो ही सिग्मा बॉन्ड हो गए वो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3, वो तो रट गया। मुझे ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताना पड़ेगा, बता दूंगा। इसके बाद अपन डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट के बाद अपन टाइम बचेगा तो आज ही शुरू कर दूंगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसके बगैर मैं काफी चीजें बोल नहीं पा रहा। इसको हटा दूं अब, ये वाले पार्ट? हाँ सर। हाँ सर। चलो भी हटाता हूँ। ईथीन आपने लिख लिया होगा। जो ये सेंटेंस है इनका ध्यान रखना सेंटेंस का, क्योंकि उसी सेंटेंस से आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर उस सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑल एटम्स लाइज ऑन अ मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसका मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होता, ठीक ना। मॉलिक्यूलर एक्सिस मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, एक्सिस बनेगा ना, ये एक ही एक्सिस पे बना। ये मॉलिक्यूल है C2H2, और वो एक ही एक्सिस पे, मतलब एक ही लाइन में, लाइन वो लीनियर शेप में लाई करते हैं सारे एटम, दैट इज मॉलिक्यूलर ओके एक्सिस। मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा उसमें, एक्सिस होगा। अब मैं स्ट्रक्चर भी बना हटा रहा हूँ, हटा। चलो अब अपन वापस आते हैं, मुझे जो चाहिए था वो मैं, मेरा मतलब ये था कि अपन को ये पता है कि सर इसमें अगर आप किसी एक को पाई बॉन्ड बोलोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा सिग्मा बॉन्ड से। मतलब अगर ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड स्क्रीन के प्लेन में लाई करते हैं तो इसका पाई बॉन्ड जो है ना वो स्क्रीन से 90 डिग्री पे होगा। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, रुकना है। मैं ऐसे बता, मतलब मेरे पास क्या है ना, ऐसे अपन को दिख रहा है, ऐसे कार्बोनेट आई ना, ऐसे है, मैंने ऐसे ट्रायंगल बना दिया और दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ इसमें पाई बॉन्ड बना के दिखाओ। ऐसे ऊपर मान लेते हैं अपन, ये वाला ऑक्सीजन जो ऊपर वाला है ना जिसमें पाई बॉन्ड बना रहे हैं अपन, ये ब्लू वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका हाँ, पाई सर। बॉन्ड, पता है इसका पाई बॉन्ड ऐसे दिख रहा होगा अपन को, मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर, द पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा, समझा? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि देख, ऐसे पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, तो अपन को दिख रहा है कि ऐसे बताया आपने, दिखाया ऐसे, आपने स्क्रीन पे ऐसे बनाया, बाहर की तरफ हमारे पाई बॉन्ड दिखाया आपने और ऐसे स्क्रीन पे बनाया। अब मैं क्या चाहता था कि मेरे पास ऐसे तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, अब इधर लेकिन इन कार्बोनेट, इधर पे दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 3 लोन पेयर। सर तीन लोन पे। ये लोन पेयर, एक मतलब लोन पेयर क्या ना, एक ऐसे होगा, एक इस तरफ होगा और एक लोन पेयर ऐसे होगा, मतलब 3 लोन पेयर ऐसे लाइन करेंगे।
हाँ सर। टेट्राडेल फॉर्म है, समझ गया ना? अब अपन क्या करेंगे, Yes, अगर ये लोन पेयर का ऑर्बिटल, ये वाला ना लोन पेयर का ऑर्बिटल है ना, अगर इसके प्लेन में हुआ ना, तो आप फिर वही अपना सेंटेंस आ जाएगा, whenever the orbitals are in the same plane they have tendency to mix up. मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये इससे मिक्स करेगा और ये वाला बॉन्ड उधर को शिफ्ट होगा। तो लेट अस चेक वो मिक्सिंग कैसे होगी। ठीक है, ऑर्बिटल सेम प्लेन में आ रहा है इसलिए मैं मिक्सिंग बोल सकता हूँ। तो चलो अपन उस मिक्सिंग को देखते हैं। अपन कहेंगे देखो, अच्छा ये बोल रहे हो कि एक ऑर्बिटल इस पाई बॉन्ड के प्लेन में है, तो आप ये चाहते हो कि मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दूं और बदले में इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं। दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब यहां पर ऑर्बिटल शिफ्ट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं। तो अगर अपन इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, और इसको देंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज लगाओ, लेकिन बदले में एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। इसको दे दो तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बन हो जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन हो गया, इधर एक ऑक्सीजन हो गया, इधर एक ऑक्सीजन हो गया। तो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर, इसका तो कुछ भी नहीं किया आपने, तो इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 और ये नेगेटिव चार्ज। आपने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो पहले, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो पहले से था और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड था, ये अपन पाई बॉन्ड अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से थे, ये इलेक्ट्रॉन पहले से थे, नेगेटिव चार्ज था। तो अब आप एक इलेक्ट्रॉन लेके अगर उसको दोगे, इसका इलेक्ट्रॉन है ना, अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका लेके और उसको दे दिया। तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो उसका फिर तो उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो नेगेटिव जाएगा चार्ज खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर बन जाएगा बॉन्ड। और एक मतलब मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, नेगेटिव चार्ज खत्म, और इसको दे दिया, तो उसमें नेगेटिव चार्ज लिख ऊपर वाले पे नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो फिर इधर अपन एक नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अपन कहेंगे सर अगर आप इससे कर सकते हो तो मैं तो इससे भी कर सकता हूँ, ये भी तो एक ही बात है भाई, ये तो परपेंडिकुलर था ही पाई बॉन्ड, तो इससे भी कर सकता हूँ। तो अपन कहेंगे करो, वो भी करूंगा मैं कि भाई अगर इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो सकता है तो इसका भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, हो सकता है। तो अपन कहेंगे इस बार अपन इसको ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ बने और सिंगल बॉन्ड इन दोनों में बने, बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कार्बन है, ये अपने पास 3 ऑक्सीजन हो गए, इधर अपने पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इससे अगर बॉन्ड बनाओगे इधर तो उसका ऑक्टेट, इधर तो ये ऐसे बने ही रहेंगे भाई, इधर तो नेगेटिव चार्ज है, इसका तो कुछ भी नहीं करने वाले अपन, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देने और बदले में इसका इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके तो पहले ये वाले बना देता हूँ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिख लो और वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इसको दे दो, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बदले में ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट। अगर किसी को डाउट है तो चेक कर लो। अपन ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और क्रॉस वाला, और ये इलेक्ट्रॉन बची हुए, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, बिकॉज द ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन। तो अपन इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, 3 ऑक्सीजन एटम, और 3 ऑक्सीजन एटम में जो कभी भी कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है और कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। तो कैसे बनता है? और ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं जो 3 जगह डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो अपन ऐसे बता देंगे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। वैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज हैं और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सभी में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है और सभी में 2 सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, किसी में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। इसलिए अपन नेगेटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। मतलब डेल्टा नेगेटिव विल बी इक्वल टू -2/3। ये जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है ना, दैट विल बी माइनस, क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है और 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। भाई वो नेगेटिव चार्ज किसी भी 2 ऑक्सीजन एटम पे लिख सकते हो। अब ये फिनोमेना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कब डबल बॉन्ड था यहाँ
यहाँ कब डबल बॉन्ड था, कब सिंगल बॉन्ड, यहाँ कब डबल बॉन्ड है, कब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कभी भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ कभी भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इसलिए अपन सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें सारे के सारे कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ कोई तो फिनोमेना है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ना, दिस इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अब इन दोनों स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं ऑफ रेजोनेंस। ऑफ रेजोनेंस एक तो अपन लिखेंगे, सर तो इसके 3 हो गए ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? बिल्कुल इसके 3 1 2 3, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हाइब्रिड को काउंट नहीं करते। ओके सर। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑफ एटम्स नेवर चेंजेस। देखो आपने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ना, पोजीशन ऑफ एटम वही है और सिग्मा बॉन्ड भी कभी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक। दूसरा, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड चार्जेस चेंजेस कैन चेंज, मतलब चेंजेस लिख लेते हैं चेंजेस, और इस चेंजेस को कहते हैं अपन डीलोकलाइज्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकलाइज हो जाता है, उसको अपन कहते हैं डीलोकलाइज्ड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, इनको अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसलिए कभी कभी ये वर्ड यूज होता है तो कुछ बच्चे सोचते पता नहीं सर ने तो कभी नहीं बोला ये, है ना। तो वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो अपन देखेंगे कि देखो पाई बॉन्ड का पोजीशन लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है तो चार्ज भी शिफ्ट हो सकता है, तो उनके पोजीशन चेंज हो सकते हैं, बाकी चेंज नहीं होते। थर्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। Structures are imaginary structure. Imaginary structure. So they cannot be isolated. Cannot be isolated. Right? They are in transition state. जब भी ऐसा वाला एरो लगे ना, जब भी अपन ऐसा देखो, इस एरो का मतलब है कि जो ए और बी लिखे हैं इसके इधर, इन ना तो मैं कभी ए को आइसोलेट कर सकता हूँ ना कभी बी को आइसोलेट कर सकता हूँ। अपन सिर्फ ये बताएंगे ऐसे होता होगा। भाई ऐसे एरो होता है तो अपन को लगता है कि यार ए था, डिकम्पोज होकर पूरा बी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे एरो होता है तो मतलब इन स्ट्रक्चर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उसके बगैर अपन कैसे प्रूव कर पाएंगे स्ट्रक्चर्स के बगैर कि सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है? कैसे प्रूव कर पाएंगे अपन कि सारे बॉन्ड ओके लेंथ? सर। उसी वजह से तो अपन हाँ प्रूव कर पाएंगे कि यार रेजोनेंस बनाना एग्जिस्ट करता है, तो इस टाइप से कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना कैसे बता पाएंगे अपन? मतलब मतलब रियल एग्जिस्टेंस है इनकी। हाँ, मतलब होती होगी लेकिन कभी अपन आइसोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके एनर्जी ज्यादा होती है। अपन हाँ सर, ट्रांजिशन, मतलब एक मोमेंट पे एक ही दिखेगा ना। हाँ मतलब नहीं, इनमें से कोई भी अपन को नहीं दिखेगा, अपन को तो हाइब्रिड दिखेगा। अपन तो बना रहे हैं अच्छा, ये प्रूफ करने के लिए कि यार हाइब्रिड ऐसे क्यों बनता है, उसके प्रूफ के लिए अपन बनाते हैं। मतलब दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। इसको आइसोलेट करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा ओके सर। स्ट्रक्चर इज अ रियल स्ट्रक्चर। चले नेक्स्ट पेज पे। हाँ
बीच वाला पिछला पेज दिखाना है, ये लो। हो जाए तो बताना भी यार कि मतलब हो गया। हो गया सर। चलो अपन दूसरे पेज। तो रेजोनेंट, हाँ, रेजोनेंस साइकिल is real structure and can be isolated. वो आइसोलेट कर सकते हैं। अब मैं रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर को RH लिखूंगा, है RH। अब तुम लिख लो इसको RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड is more stable than any structure of resonating structure. And it explains, it can explain all the properties of, and it can explain all the properties of any resonating structure. Property of any resonating structure. बट कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना कंप्लीटली रेजोनेंस हाइब्रिड का प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाएगा। बट none of the resonating structure can explain all resonance hybrid properties. वो ऐसा रिवर्स नहीं हो सकता। 6 पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी होता है, रेजोनेंस एनर्जी of molecule is the energy difference between the resonance hybrid and the most stable resonating structure. Between the most stable resonating structure and resonance hybrid. Resonating structure and of resonance hybrid. Stability of any molecule of any resonance hybrid or molecule is directly proportional to its resonance energy. कोई भी मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होता है उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो जिसमें अपन को ये दोनों ही पार्ट मिल जाएंगे। 5-6 वाले पॉइंट, क्योंकि वो थोड़े बड़े पॉइंट भी हो गए, तो उनमें अपन को थोड़ा अगर मिल जाए अच्छा सा कुछ तो अपन को ठीक रहेगा। If a molecule exists in 3 resonating structures, लिख लेते हैं 1, 2 and 3, each having energy of E1, E2 and E3 respectively. If
E naught is the energy of resonance hybrid. Hybrid. Then calculate. Then the resonance energy of a molecule is, और मुझे गिवन है एक बार, गिवन है E1 is greater than E2 is greater than E3, ये मुझे गिवन है। तो क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि भाई आप ये अज्यूम कर लो एनर्जीज के फॉर्म। तो मुझे ऑप्शंस गिवन थे कि E1 माइनस E0, E2 माइनस E0, E3 माइनस E0 और D मुझे गिवन है E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E0। Which of the following will be the resonance energy of the molecule? तो ये कौन सा A. सर सी। आंसर तो सी और ए में से कोई एक होगा। तो आपने Sir, ये C. वाला लिखा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। हाँ सर। Yes, sir. E3 सबसे कम होगी। तो E3 वाला सी हो गया ना? Yes, sir. हाँ सर। क्योंकि E1 की एनर्जी ज्यादा है। अगर अपन को ना ये E1 E2 E3 रेजोनेंस एनर्जी गिवन होते ना इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर जो लिखा ना आपने, यहाँ पर आपने एनर्जी लिखा हुआ। अगर इसकी जगह आप रेजोनेंस एनर्जी लिखते तो मैं ए टेक करता। पता आपने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। और कोई किसी भी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी जो है वो उसके रेजोनेंस एनर्जी पे डिपेंड करता है। मोर द स्टेबिलिटी मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो कहते हैं अपन अच्छा ठीक है रेजोनेंस एनर्जी, तो अपन कहते हैं मोस्ट स्टेबल। अगर इधर लिखा था ना कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द 3 मॉलिक्यूल्स आर दीस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल E1 होता, क्योंकि आपने लिखा रेजोनेंस। अरे एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस है। एनर्जी का मतलब है कि किसके पास कितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कितना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल है, वो एनर्जी है। किसके पास कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी का मतलब है द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द मॉलिक्यूल गेट्स स्टेबलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अगर मान लो मैंने 6 कार्बन को मिक्स किया और 6 हाइड्रोजन को ले लिया तो मैं बेंजीन बना सकता हूँ। और हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं अपन ना सीधी सीधी बात करते हैं, अपन को वो नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए कुछ भी। कितनी एनर्जी लिबरेट हुई इसके फॉर्मेशन। इसका मतलब जब बेंजीन मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसे बॉन्ड बनते हैं, तो ओवरऑल बॉन्ड बनने में x किलोजूल एनर्जी इसकी बनी। मतलब अपन कहेंगे अच्छा, मतलब दिस x एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 6 CH बॉन्ड। ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज, जो आपने ये एनर्जी लिखा है ना, दिस एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन बेंजीन इज फॉर्म्ड। अब मैंने बेंजीन के सभी बॉन्ड को ब्रेक किया। नाउ when we break all the bonds, the energy required
इज ग्रेटर देन x, ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर मैंने x एनर्जी उसको दिया तो ब्रेक मतलब नहीं हुए बॉन्ड्स। मैंने इसको किलो कैलोरीज में लिख लिया। तो इतना किलो कैलोरीज मुझे और चाहिए जब मैंने ब्रेक किया। इसका मतलब है जब आपने बेंजीन बनाया था तो ये बॉन्ड बने थे ना, तो एक्स एनर्जी लिबरेट हुआ था। जब वो एक्स एनर्जी लिबरेट हुआ ना, तो वो सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन थे। इसमें बाद में क्या हुआ? रेजोनेंस फिनोमेना हुआ, भाई इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। तो उसकी वजह से 36 किलो कैलोरीज और लिबरेट होगी पर मोल, और लिबरेट होगी। तो इसका मतलब है द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द मिक्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। मैंने तो इधर सर एक और बार बताइए ना। अब तो रुक जाता, मैं 2-3 सेंटेंस ऐसे बोलता ना लास्ट में कि समझ में आ जाता अपन को तुरंत, और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो बीच में ही बोल दिया। अच्छा देख, जब अपन ने इसको बनाया ना C6H6, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हुई, लेकिन जब मैंने उसी बॉन्ड को ब्रेक करना चाहा इनको, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, फिर मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। तो अपन कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, पहले ये बना होगा तो एक्स एनर्जी लिबरेट हुई होगी, और उसके बाद जब ये बना होगा तो ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ गए, लास्ट टाइम जो अपन ने पढ़ा था। अब ये ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आएंगे तो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या होता है, इतनी एनर्जी और लिबरेट हो गई होगी बिकॉज दे आर इन सेम प्लेन। तो इससे कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज हो गई? तो अपन ने कहा 36। तो मैंने पहले ये लिख लिया, द एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड due to intermixing of orbitals, due to intermixing of orbitals, intermixing of orbitals is called resonance energy. resonance energy क्या होता है? भाई हमने तो मॉलिक्यूल बेंजीन बनाया था तो ये बन गया, तो इतना एनर्जी जो लिबरेट हुआ, लिबरेटेड विदाउट रेजोनेंस, कंसिडरिंग रेजोनेंस, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जब मिक्सिंग ऑर्बिटल तो मिक्स होंगे ही होंगे बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन, मिक्स तो होंगे वो, और जब वो मिक्स होंगे तो इतना एनर्जी और लिबरेट हुआ। तो जब मैंने बेंजीन को ब्रेक करना चाहा, जब मैंने बेंजीन को इस फॉर्म में आ गया मिक्सिंग की वजह से, तो जब मैंने बेंजीन को ब्रेक करना चाहा ना, तो पहले मुझे इसको 36 किलो कैलोरीज देना पड़ा पर मोल, ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए विदाउट रेजोनेंस। उसका रेजोनेंस फिनोमेना तोड़ो पहले, जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई थी, जो पहले मैंने वो ब्रेक किया, ठीक है, जो विदाउट रेजोनेंस है। अब क्या हुआ कि मैंने इसको x किलो कैलोरीज दिया टू कन्वर्ट इनटू 6C + 3H2। अब ये बन जाए। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी लिबरेटेड ड्यू टू द एक्स्ट्रा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब पहले हमने मॉलिक्यूल बनाया तो अपन को पता था कि भाई इसमें 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेंगे और 6 CH बॉन्ड बनेंगे। लेकिन बनने के बाद, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, तो वो आपस में मिक्स हो गए, उसकी वजह से इतनी एनर्जी लिबरेट हो सर तो 36 किलो कैलोरी देने के बाद में जो स्ट्रक्चर बना वो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना? वो दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर लो। अच्छा ओके। अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो कहेंगे मिक्सिंग की बात ही नहीं कर रहे, अपन तो एक स्ट्रक्चर कोई भी अज्यूम कर लो। ये रेजोनेंस फिनोमेना। तो अब अपन कहेंगे ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ेंगे, उधर इसके अलावा पढ़ेंगे, बस याद ही दिलाऊंगा क्योंकि इसके अलावा वहाँ और बहुत कुछ है। रेजोनेंस फिनोमेना बहुत अच्छा मतलब कंसेप्ट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट उस पर डिपेंड करता है। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और देखेंगे इसका एप्लीकेशन की हम करें क्या। ये हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे। एक तो अपन को ये पता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में,
अगर रेजोनेंस फिनोमेना है तो। रेजोनेंस फिनोमेना, that is intermixing of atomic orbitals. Atomic orbitals gives extra stability to molecule. Stability to molecule. दूसरा, to calculate bond order. Bond order. Bond order जो होता है ना, it is bond order is the number of bonds between the atoms. तो अब तक तो अपन ये पढ़ते आए थे भाई, अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन कहते थे बॉन्ड ऑर्डर इज 1। आपने कहा ना नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो अपन कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज 2, और अगर 3 एटम है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब लेकिन रेजोनेंस फिनोमेना ने तो मुझे ये बताया कि एटम के बीच में पार्शियल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर दो एटम के बीच में कोई पार्शियल बॉन्ड है तो कहूंगा बॉन्ड ऑर्डर, ना तो ये प्योर 1 है ना प्योर 2 है, बिटवीन 1 एंड 2। और अगर ऐसे है तो दो तो प्योर हो गए, तो बिटवीन ना तो 3 है और ना ही 2 है प्योर, सो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करूंगा बॉन्ड ऑर्डर को, कैलकुलेट कैसे करूंगा? ठीक है, वी गॉट दैट की मतलब हमें बॉन्ड ऑर्डर ऐसे लिखना है, बट कैलकुलेट कैसे करेंगे बॉन्ड ऑर्डर? तो अपन ना अभी मॉलिक्यूल देख के बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंटर। मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट ऐड करूंगा, लेकिन अभी ऐड नहीं कर रहा जब तक आपको एग्जांपल में ना देखे। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। डिवाइडेड बाय number of places of delocalization, number of places of delocalization। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। अपन ना डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मेनली अपन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ना है, ये भी यहाँ भी पढ़ सकते हैं। उसी के लिए अपन ने रेजोनेंस फिनोमेना डिस्कस किया, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि पार्शियल बॉन्ड भी होते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, उसे कहा गया आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो CO3 2 नेगेटिव में। कर लूंगा बॉन्ड ऑर्डर, कार्बोनेट ड्रॉ करो क्या होता है, तो अपन कहेंगे ऐसे होता है। तो ठीक है, 4 बॉन्ड है इसके अराउंड, और नेगेटिव चार्ज 3 जगह डिलोकलाइज हो सकता है। ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, 3 जगह डिलोकलाइज होंगे नेगेटिव चार्ज, दैट्स ऑल। हाँ तो ठीक है, तो 4 बॉन्ड है और 3 जगह डिलोकलाइज होगा, 4/3 लो हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, बड़ा अच्छा बता रहे हो आप। मान लो मेरे पास ऐसे है सल्फेट है SO4 2 नेगेटिव। अब बताओ, तो अपन कहेंगे सल्फेट का स्ट्रक्चर देख, ड्रॉ करना तो आती है अपन को, बताया आपने कि जितने नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, जितना नेगेटिव चार्ज उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच करो, बाकी आप डबल बॉन्ड लिखो। अब ये वाले नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, जैसे कार्बोनेट आयन में आप डिलोकलाइज करते हो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैसे इसमें भी डिलोकलाइज करो, वो इधर भी शिफ्ट हो सकता है, वो उधर भी शिफ्ट हो सकता है।
तो कितने बॉन्ड हैं सल्फर के? हमें तो बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल 6 और नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन, भाई ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, ये उधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, सभी 6 पे 4 के 4 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो सकते हैं, आ सकता है नेगेटिव चार्ज। सर ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? देखते हैं अपन क्या है, बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले एक बार कैलकुलेशन कर लें, फिर मैं बता देता हूँ क्या है उसमें, है ना। तो फिर कंपैरिजन के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा ना, पहले थोड़ा सा एक पार्ट अपन सीख लें। मान लो अपने पास ClO4 नेगेटिव है, हाँ तो ठीक है, ClO4 मतलब Cl है 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हटा, ठीक है कर दिया, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। अरे यार थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ऐसे कर रहे जैसे पेज बढ़ जाएगा, ये 7 हो गए, तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो और इधर डबल बॉन्ड हो, इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो रहा है सर। तो मैंने कब कहा कि ये लुईस स्ट्रक्चर्स है, तो आप अगर पूछोगे कि SO3 का लुईस स्ट्रक्चर लिखो तो ऐसे बनाऊंगा, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर SO3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहोगे, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, अगर आपने लुईस स्ट्रक्चर नहीं पूछा तो मैं तो सीधे बना दूंगा, ऑक्सीजन को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दे दो, हो गया स्ट्रक्चर, तो इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। हाँ तो ठीक है ना, इसमें भी मैं 3 सिग्मा बॉन्ड बोलता है, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड बोला, मतलब ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ अगर आपने लुईस ऑक्टेट नहीं लिखा कि लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाओ, दिस इज लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। लेकिन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर तो क्लासिकल थ्योरी है, तो ये सबसे पहला थ्योरी था, वही फॉलो होते थे, अब नहीं होते फॉलो। जब से अपन को पता चला कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये सब इतने सारे बॉन्ड बनते हैं, तब से अपन ने बना कर दिया भाई सब बनते हैं एक्सपेंशन, और अपन ने लिखा भी है अगर ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, तो इसलिए तो लिखे। अगर मेरे पास ClO3 है तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर तो कैलकुलेट किया नहीं इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 7/4। भाई इस ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मतलब वो नेगेटिव चार्ज चारों में से कहीं भी आ सकता है। तो इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर पता है, इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड था ClO4 पर, इसको कहते हैं अपन परक्लोरेटाइन, और ये क्लोरेटाइन, और एक नेगेटिव चार्ज 4 जगह डिलोकलाइज हो रहा है। अब अपन से पूछा, और ये है क्लोरेटाइन, ये परक्लोरेटाइन है। अब अपन से पूछा कि अच्छा पर क्लोरेटाइन का बनाओ, तो अपन कहेंगे क्लोरेटाइन है सर। तीन जगह एक नेगेटिव चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज तो बता ही सकता हूँ। अच्छा अपन क्या करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर, सर वो लोन पेयर को काउंट नहीं करना है? नहीं, ये क्या लिखा था, नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द, देखो भाई कौन है, सोनाली आवाज आ रही है तुम्हारे, है ना। अब पता मैंने क्यों बनाई है, अच्छा बताओ दोनों में से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है,
किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? है ना? सर उसका परक्लोरेट। इसका ज्यादा है ना बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब है ये 2 के ज्यादा पास है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। भाई ये तो प्योर डबल बॉन्ड थे, लेकिन वो तो बड़े हो रहे हैं, तो डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। भाई इसमें बॉन्ड ऑर्डर से अपन ये बताएंगे कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है ना वो 1.75, नहीं बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया, रुक जाना, बॉन्ड ऑर्डर उसका ज्यादा आया अपने पास, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। देन बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है। 2 से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। ये फायदा होता है। बट वो अपन तभी कंपेयर करेंगे जब मतलब थोड़ा उनमें आपस में कंपैरिजन हो। अब अपन ऐसे नहीं कहेंगे अच्छा बताओ ClO4 और सल्फेटाइन, अपन कहेंगे वहां ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड है यार, यहाँ Cl और ऑक्सीजन बॉन्ड है, दोनों का क्या कंपैरिजन? बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन होता है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हो सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं हो सकता बॉन्ड ऑर्डर से, पर बॉन्ड लेंथ। अब मान लेते हैं अपने पास ऐसे ClO2 नेगेटिव, हाँ तो ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड, बस हो गया 2 लोन पेयर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/1.5। अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ तो और भी बड़ा होगा। इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, इसमें बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इससे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फायदा होता है पर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लेते। तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाओगे बॉन्ड ऑर्डर? यस सर। हाँ सर। सर CO2 माइनस अकेले में लिख लो सबसे या ज्यादा फिर मैं बॉन्ड स्टेप होगा बाय ना? स्टेप? हो गया? यस सर। तो फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके दिखाओ। नाइट्रेट आयन का करके दिखाओ। फॉस्फेट आयन कैलकुलेट करके दिखाओ। और सल्फेट मतलब सल्फेट आयन, ये 3 करके दिखाओ। फिर मैं बाकी 1 2 बता के फिर तुमसे क्वेश्चन पूछ लूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो आपने नाइट्रेट में लुईस को फॉलो किया?
नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मैंने इसलिए कि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इन एनी कंडीशन, उसी की वजह से तो अपन को प्रॉब्लम आ रहा था। भाई नाइट्रोजन के पास 4 ही तो ऑर्बिटल होते हैं, एक एस होता है और 3 पी होता है। अब इससे ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बन सकते हैं, डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 कभी बन ही नहीं सकते, इसलिए नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन नंबर बताना जरूरी है, नहीं तो मैं बहुत सारे सेंटेंस नहीं बोल पाता, मुझे रुकना होता है। सर तो फिर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कितने बॉन्ड काउंट करेंगे? 2? एक, एक काउंट करेंगे, ओके। हाँ देखना क्यों, एक बार सुन लो ऐसा क्यों। देखना अपन ने ऐसे लिखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन फॉर्मल चार्ज में लिख सकते हैं ना, यस। हाँ तो लिख दिया अपन ने फॉर्मल चार्ज में, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्ज में लिख लेंगे, इसलिए तो फॉर्मल चार्ज बताया। ओके सर, समझा। ठीक है। हो गया, अब इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, स्ट्रक्चर भी सामने है तो फिर टाइम थोड़ी लगना चाहिए। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ये तो 4/3 और ये यस सर, 5/4, 5/4, 4/3। 4/3। ये हो गया भाई, सबको स्ट्रक्चर भी पता है। अब मैं इसमें लिखने वाला हूँ एक और स्ट्रक्चर। अब देखना ध्यान से, मेरे पास HSO3 मतलब ये बनाया। अब पता क्या होगा, अपन कहेंगे देखो अगर मुझे डिलोकलाइज करना है नेगेटिव चार्ज को तो मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए, मतलब 2 बॉन्ड जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो और उनसे जो वेरी फर्स्ट एटम अटैच्ड हो उस पर चार्ज, तो फिर डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बॉन्ड जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और उससे जो अटैच्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। हटाऊं क्या, सिग्मा बॉन्ड हटाऊंगा तो ये चला जाएगा। पाई बॉन्ड वीकली बॉन्डेड होता है, तो जब मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। हेड ऑफ एरो का मतलब है कि वहां शिफ्ट किया, और टेल ऑफ एरो का मतलब है कि उधर के इलेक्ट्रॉन। अगर हेड ऑफ एरो बॉन्ड के बीच में बनाया है इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं, और हेड ऑफ एरो को अगर किसी एटम पे रखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम को दे दो। तो अब इसमें पता क्या होगा, अब इसमें अपन कहेंगे देखो इसके अराउंड बॉन्ड तो बने हुए हैं कितने, 4, लेकिन 4 जगह डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डिलोकलाइजेशन तो सिर्फ यहाँ होगा भाई, क्योंकि वहां पर OH आयन है। यहाँ OH की जगह तो कभी आ ही नहीं पाएगा ना डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैसे बना, वो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ तो कभी नहीं बनेगा ना डबल बॉन्ड, जब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये पार्शियल में क्यों कन्वर्ट होगा, पार्शियल में तो ये दोनों कन्वर्ट होंगे। तो फिर इसका मतलब है मुझे बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ वहां से कैलकुलेट करना होगा जहां पर डिलोकलाइजेशन होगा, तो ये 3 तो बॉन्ड 3/2 है। अब अपन ऐसे लिख लेते हैं इसको ना, पिछले पेज पे जाके नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम वेयर डिलोकलाइजेशन टेक प्लेस। ये ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो यहां पर डिलोकलाइजेशन हो रहा था इसलिए लिखा। मेरे पास एक ऐसे है सर ऑक्सीजन की बॉन्ड भी काउंट नहीं करेंगे?
दूसरी ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ये अलग हो जाएगा ना, और ये वाला अलग हो जाएगा, मतलब ये तो एक्स। वो बॉन्ड भी काउंट नहीं करेंगे? हाँ उसका ये वाला हाँ सर। नहीं, वो भी नहीं करेंगे, वेयर डिलोकलाइजेशन टेक प्लेस, बस वही काउंट करने। ओके सर। अब मेरे पास ऐसे करेंगे, ये हो गया फॉर्मेट है। इसको कहते हैं अपन फॉर्मेट टाइम। तो अब मुझे ऐसे गिवन है फॉर्मेट टाइम, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? सर 3/2। तो अपन कहेंगे इधर तो 3/2, ये भी 3/2। मेरे ख्याल से सब तो लेकिन हाइड्रोजन को क्यों नहीं गिना इस बार? कहाँ गिना हाइड्रोजन? अपन ने 3 बॉन्ड ही तो काउंट किए, 1 2 इधर वाला 3, कहाँ काउंट? भाई ये डिलोकलाइजेशन इधर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आपको सिर्फ ये बताना है किसमें सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तो अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेंगे। बोलो। तो अपन कहेंगे देखो सर, अगर आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो मैं सबसे छोटा बॉन्ड तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बताया क्लास में। सर बी वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा क्या? 1 आया। इधर बॉन्ड ऑर्डर आया मेरे पास 3/2, 1.5। इधर बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आया, इधर तो सिंगल बॉन्ड है, कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। एक बॉन्ड तो है ही ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, 3 हाइड्रोजन तो उधर कार्बन से अटैच है ना। कार्बोनेटाइन में बॉन्ड ऑर्डर आया कितना? 4/3। तो 4/3 का मतलब हो गया 1.33, और इसमें हो गया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो आपको अच्छे से पता है कि जो मैंने आपको बता रखा है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ दिखना है। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा बी में, उसके बाद सी में, उसके बाद ए में, और उसके बाद डी में सबसे छोटा। बोलो। लास्ट वाले में तो है ही नहीं ना, रेजोनेंस फिनोमेना है ही नहीं, वो तो ट्रिपल बॉन्ड बने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको अभी लिख के बता दें। which will have more resonance energy। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अ साइनेट टाइप। जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके बाद नेगेटिव चार्ज आया।
रुकना भाई, ये होगा थोड़ा ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है, इसमें रुक गया उसमें। पहले एक बार रेजोनेंस बनाना सीख लिया। इन दोनों में से जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों में आपको रेजोनेंस एनर्जी बतानी है किसकी ज्यादा होगी, 1 और 2। हाँ जी भाई, इधर भी 1 और 2 है। इन दोनों में से ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, जो ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। तो अपन चलो चेक करते हैं। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कुछ कुछ लिखूंगा, वैसे अपन तो ठीक है चलेगा। अपन कहेंगे देखो सर, इसमें भी 4 बॉन्ड टोटल, इसमें भी 4 बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे और यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे। द नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So stability of 1 is more than 2 because the negative charge on oxygen will be more stable than the negative charge on oxygen. तो अपन A के लिए लिखेंगे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जैसे हो गए, नेगेटिव चार्ज on O atom is more stable than negative charge on oxygen atom is more stable than negative charge on nitrogen. So 1 is more stable than 2. तो सेकंड अपने आप हो गया। फोर कहाँ है, 6 है। उस तरफ लिखना चाहता था, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन कार्बन। ये है भाई। अब सर तो 3 ज्यादा स्टेबल हुआ ना? यस सर। कुछ बोल रहा था तू? सर नेगेटिव चार्ज 3 में ऑक्सीजन पे है ना, तो 3 ज्यादा स्टेबल हुआ 4 से। हम तो वही तो लिखा अपन। अरे ऑब्वियसली वही तो लिख रहे हैं। In which the SO bond length is larger. A SO3 2 negative और B SO4 2 negative। बताओ किसमें SO bond length larger होगा?
सर बी। इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आया 4/3 4/3। और इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास आया 6/2 6/4। 3/2। ये 1.23। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। अच्छा हाँ सर, सॉरी, ए होगा। ए आएगा। मैंने बॉन्ड ऑर्डर का बता दिया। हाँ चलेगा, मतलब अब ध्यान रखना उस बात का, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सर। कोई बात नहीं, चलेगा, बढ़िया किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज नेक्स्ट। ये एप्लीकेशंस हैं, काफी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और डाइपोल मूवमेंट करते हैं। मैं डाइपोल मूवमेंट से पहले ना स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मल्टी सेंट्रल एटम करते हैं। स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मल्टी सेंट्रल एटम। नेक्स्ट पेज है। स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ मल्टी सेंट्रल एटम्स। अब मल्टी सेंट्रल एटम का मतलब हो गया, जैसे ऐसे एग्जांपल लिखना होगा ना, भाई आपने लिखा N2O3 या फिर S2O5 S2O5 इस टाइप से, मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है, तो कैसे बताएंगे? तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे if the oxidation state of central atom, oxidation state of central atom is normal। वैसे इसमें मोस्टली अपन से ऑक्सी एसिड से पूछते हैं, एक्सेट्रा के अलावा मैं ऑक्सी एसिड भी ले देता हूँ, ऑक्सी एसिड्स एक्सेट्रा कर दिया। So if the oxidation state of central atom is so if the oxidation state of central atom is normal मतलब equal to valence electron, then there exists, इलेक्ट्रॉन का। देखो भाई सोनाली, तुम्हारा मतलब माइक ऑन है, तो देन देयर एग्जिस्ट, सर मैं पूछ कि वो इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू लिखा, ये क्या लिखा, नॉर्मल, तो इक्वल टू होता है। देन देयर एग्जिस्ट ऑक्साइड बॉन्ड, मतलब one oxygen atom between each central atom, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मुझे कभी किसी का ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मान अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अपन को ऐसे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो फिर नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन होगा। तो फिर मैं इसको ऐसे कर लूंगा, लो भाई बन गया। ये स्ट्रक्चर हो गया। और अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, तो किसी एक नाइट्रोजन एटम के एक सेंट्रल एटम के अराउंड
कैलकुलेट कर लूंगा कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सेंट्रल एटम के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके मैं हाइब्रिडाइजेशन बता सर तो N2O5 में नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हुआ। दूँ। ऑब्वियस सी बात है, वही लीस्ट ट्रस्टेबल है। ये तो ऑप्शन थोड़ी होता है लीस्ट ट्रस्टेबल, भाई आपको पता तो हाँ। सेंट्रल एटम। मान लो मेरी मर्जी, मैं कहूँगा मुझे P2O5, अब P2O5 और N2O5 एक जैसी बनेंगे, सेम ही। सेम ही बनेंगे भाई। इसकी जगह फास्फोरस आ जाएगा और क्या, P4O10 बनाते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, POP मतलब 4 P है इधर, तो ठीक है, ये बन गया मेरे पास। तो फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, ये अपन को पता है। फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है और मिनिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। चलो देखते हैं क्या है। आपने लिखा था बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, इसका क्या मतलब आप चाहते हो ऐसे भी बना, बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, बिटवीन ईच सेंट्रल एटम के लिए फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगा, सभी के बीच में नहीं है कोई ऐसा फास्फोरस नहीं। 1 और 2 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में भी है, 3 और 4 के बीच में भी है, और 1 और 3 के बीच में भी है, 2 और 4 के बीच में भी है, और 1 और 4 के बीच में भी है। कोई ऐसा नहीं बचा जिसके बीच में। आपने लिखा था बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। बीच वाले फास्फोरस में 3 रहने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों साइड ऑक्सीजन है। अरे बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें? बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें? काउंट कर लो अपने आप कितने हो गए। अब पहले मैंने बना लिए थे ना, इसलिए तुमको वैसे लग रहा होगा अच्छा ज्यादा हो गया। कहीं नहीं, सबके 3-3 इलेक्ट्रॉन ले चुका हूं मैं, सबके 3-3 इलेक्ट्रॉन खा चुका हूं मैं। सर लेकिन थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में कोई डायरेक्ट किधर आ रहा है ऑक्सीजन? अबे ये तो है, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। हद कर दिया। समझ में आया ना? अब कितने ऑक्सीजन चले गए? हाँ, है और फास्फोरस के पास 6 ऑक्सीजन हो गए सर, 4 बचे और। ये ले, अच्छा, सबसे एक एक डबल बॉन्ड बना। ये ले बन गए। ये है स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर sp3। यस sp3। लो भाई sp3। अब H2S2O7 ये +6 है, इसका मतलब है 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन को पता है, ये 2 H+ साइन देता है। ये तो पक्का हो गया कि 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। लेकिन और जब मल्टी सेंट्रल एटम होते हैं तो कोशिश करो इक्वली डिवाइड करो आप नेगेटिव चार्ज दोनों में ऑक्सीजन पे। अब क्या बचा अपने पास? सर वो नेगेटिव चार्ज डालने से अच्छा हाइड्रोजन उसको ज्वाइन हो जाएगा ना। बाद में डाल देंगे ना, पहले अपन को पता चल गया ना कि 2 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे भी होंगे, 2 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। अब 2 डबल बॉन्ड। इसलिए मैंने ऐसे किया, बाकी डबल बॉन्ड। ये लो भाई बन गया स्ट्रक्चर। बाद में इसको OH कर देना और ये लो। सर लेकिन आपने उसको ब्रेक क्यों किया? किसको? ताकि मुझे पता चले ना, मैं कहीं तो यहाँ पर हाँ तो मैं ये ना बना दूं ना इसमें, मतलब सल्फर से मैं कोई हाइड्रोजन ना बना दूं। नेगेटिव अच्छा। चार्ज तो चल जाएगा ना। नेगेटिव चार्ज से जब एसिड है तो एनाइन जरूर बनाओ, उससे ये तो पता चलेगा ना कि कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से अटैच होंगे।
तो कितने एनाइन आ हाँ सकते हैं? सर समझा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ना? हम्म, second, if the oxidation state of central atom is above normal, greater than valence electron, then there exists peroxide bond between each central atom. तो ऑक्साइड बॉन्ड कौन से होते हैं जिन पे -2 चार्ज होता है? मतलब इसमें 6 ऑक्सीजन ऐसे थे जिन पे ऑक्साइड बॉन्ड था। ये बीच में जो ऑक्सीजन होता है ना, इनको ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरस ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। हाउ मेनी ऑक्साइड बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स? 6, P2 P4 और 10 में। इसमें एक। अब ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब जैसे ऐसे होता है, मैंने इसमें कैलकुलेट किया, ये +7 आ रहा था। +7 तो होता ही नहीं, प्रेडिक्ट तो +6 करूंगा। तो अपन कहेंगे इसका मतलब है कि यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन बिटवीन द सेंट्रल एटम। उसको कहते हैं कंपेरोक्साइड। तो दूसरे पेज पे बनाऊंगा मैं इसका स्ट्रक्चर। ये तो पता चल गया कि 2 ऑक्सीजन आने चाहिए, क्योंकि तभी पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब ऐसे ऑक्सीजन एटम जिन पे -1 चार्ज है। दूसरे पेज पे बना रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो अपन ने कहा भाई सल्फर है, ये बन गया अपने पास। अब 2 H थे उसके पास, तो 2 तो अपने पास ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएंगे, तो अपन तो ऐसे बना सकते हैं। लो बन गया स्ट्रक्चर H2S4। तो अपन स्ट्रक्चर देख के ये बता देते हैं, जैसे एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम। तो अगर मान लो कभी कोई भी कंपाउंड अपन को जो है, जैसे ये +5 +10 था, होता ही नहीं। आंसर अगर लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। तो फिर इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अब इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे 4 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? 4 नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना होगा। नेगेटिव चार्ज आता तो हाइड्रोजन होता ना, अगर नेगेटिव चार्ज आता तो, क्योंकि उसी से तो आता है नेगेटिव चार्ज। इसका स्ट्रक्चर फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हुआ? ये पेरोक्साइड बॉन्ड है ना ऑक्सीजन, ओके, अच्छा। इस पे -2 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे -1, इस पे +1, इस पे +1, इस पे -1। इन दोनों की वजह से 0, क्योंकि सेम एटम है। इस बॉन्ड की वजह से +1 -1 -1 +1, इन दोनों की वजह से एक दूसरे पेरोक्साइड बॉन्ड। हाँ, तो ये वाला पेरोक्साइड बॉन्ड है।
जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है वो परऑक्साइड बॉन्ड होता है। लेकिन वो बॉन्ड तो सेंट्रल एटम के बीच में होना चाहिए। हाँ तो उसमें नहीं था ना, उसमें एक ही एटम था, तो एग्जांपल तो देने थे ना, इसमें एग्जांपल कम ही बनेगी। अच्छा, परऑक्साइड ओके पूरा सर। सर बोलो। सर लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में दोनों एंड्स पे क्या लिखा है? ये तो हाइड्रोजन है, ओके सर। वो ऑक्सीजन सर नेगेटिव हाइड्रोजन का भी डायरेक्टली एटम के साथ में नहीं जाता क्या? करता है ना। अभी नहीं करेगा क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड है। If the oxidation state of central atom is below normal, less than valence electron, then there exists covalent bond between central atoms. There is no oxygen atom between the central atoms. ठीक, ये +5 आ रहा है, ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड है। अब अगर मेरे पास ऐसे टेबल है तो फिर कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन ये भी sp3 था, हाइब्रिडाइजेशन तो ये भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन तो ये भी sp3 है, और हाइब्रिडाइजेशन तो ये भी है, ये तो अलग होगा, sp3 नहीं sp3d होगा। सर 5 बॉन्ड है तो sp3d होगा ना? वही लिखा, और अगर H2S2O4 होता तो कोई बात नहीं, तो ऐसे नहीं। सर दूसरे सल्फर पे भी एक और लोन पेयर आ जाता। ओके, अगर मैं ऐसा लिखता तो फिर मैं ऐसा करूँ, अगर मैं ऐसे लिखता तो मैं ऐसे करता। अब आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीख जाओगे ना, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना जरूरी है। सर आपने सी वाले में वो नहीं बनाया लोन पे? तो बना देना भाई मेरे, बना दिया। अब सर हाँ बोलो। सर जो डी है उसमें आधे में sp2 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में आ रहा है। लोन पेयर को भी उसमें काउंट करते हैं ना? सिग्मा बॉन्ड। ओके सर, ओके।
in case of phosphorus, oxide or acids, it will first form PO bond. कौन से? It will first form PO bond irrespective of the oxidation state. यही एक पंगा करता है फास्फोरस, बस बाकी कोई एलिमेंट पंगा नहीं करता। मतलब फास्फोरस अगर ऐसे होगा तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, मैं पीपी बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन को पीपी बॉन्ड बनाना चाहिए था। ये फास्फोरस फॉलो नहीं करता, ये सब पीओ बॉन्ड बनाए। तो पहले पीओ बॉन्ड बनाएंगे, फास्फोरस फॉलो नहीं करता। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम है लेकिन पहले पीओ बॉन्ड बनेगा। अब अपन को याद भी रहेगा यार, वो पीओ ऐसे नाम है ना कि मतलब अपन को याद भी रहेगा। अच्छा सर ने कहा था पीओ बॉन्ड मतलब पहले बनेंगे फास्फोरस। तो अपन कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के एसिड या ऑक्साइड में कभी पीपी बॉन्ड नहीं बनेगा, फिर तो आप कह रहे हो तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आप कह रहे हो कि ऑक्सी एसिड अगर फास्फोरस के हैं और ऑक्साइड है तो अगर पहले पीओ बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब पहले पीपी बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। लेकिन अपन कहेंगे वो तो डिपेंड करता है क्या। देखो पहली बात तो ये कि अपन ये बोल सकते हैं PP bond is formed only in hypophosphoric acid. यही एक एसिड होता है जिसमें पीपी बॉन्ड बनता है बस। और एक बात ध्यान देना, हाइपो लिखा है और एक लिखा हुआ है, अपन ने हाइपो के साथ एक नहीं पढ़ा आज तक। हाइपो के पास अस पढ़ते हैं, आप एक पढ़ोगे अस पढ़ोगे हाइपोस पढ़ोगे, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन लिख सकते हैं। देखता हूँ अगर यही बन जाए तो अच्छी बात है। बन गया, मुझे लगा था स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बन गया। ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है H4P2O6, that is hypophosphoric acid. H4P2O6 is called hypophosphoric acid.
यही एक एसिड है जिसमें बनता है, बस इसके अलावा कोई, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, मेंस और एडवांस में, क्योंकि फास्फोरस में बाकी कोई ऐसा नहीं होता जिसमें PP1। दूसरे पिक्चर पेज पे चले। Yes. एक सेकंड। डन सर। How many sulfur bond is present in S3O9? Draw structure. सर आपने वो O4 लिखा है या O9 लिखा है? अभी O9 लिखा, S3O9। रुक जा, मैं फिर से लिखता हूँ। इसका आंसर कितना है? 0। जीरो। जीरो कैसे आ सकता है? 18 + 6। अच्छा, there will be one oxygen atom between each silver atom. Okay. यस सर। Yes, sir. इसका स्ट्रक्चर बना दें, बना लोगे इसका स्ट्रक्चर? हाँ सर बन गया। यस सर, इजी। तो अभी एंड वाले हेड सल्फर को एडजॉइन कर और हर एक को 2 डबल बॉन्ड दे देंगे। वाह यार, ये तो बड़ा मस्त है। जब तुम लोग ऐसे आंसर देते हो बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें फिर ये समझ में आता है ना कि समझ में आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है कि मुझे समझ में नहीं आया, बाद में भी पूछ सकता है या सेंटर में पूछ सकता है। कल वैसे सेंटर पे ही होंगे ऑलमोस्ट पूरा दिन। सर आप कल सेंटर पे हो? हाँ, कल रहूंगा ना, 10 o'clock से ही रहूंगा। पनवेल में ना? हाँ, क्योंकि वो Okay, sir. चर्च गेट में बन नहीं पाया ना, क्योंकि कल पूरा दिन हमने चर्च गेट के लिए रखा था। वहाँ सर कहाँ कितने बजे आओगे आप उधर? 10-10:15 के आसपास है। ओके सर। मुझे चर्च गेट पे जाना है, उन बच्चों को पूरा दिन देना है, 1-2 संडे। मैं देखता हूँ कहाँ सर चर्च गेट में आओगे तो आप एक कंफर्मेशन मैसेज भेजोगे ना? 100%। अकबर जी तो बार बार मैसेज बताएंगे कहाँ मिलेंगे, सब करेंगे। चलो अच्छा, अपन इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, पता है स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर पता क्या करेंगे? अब कई बार अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे यार देखो सर ने तो हमें बताया है ऑक्साइड्स में, ये आ गया सल्फाइड, तो अपन क्या करेंगे, S4O3 है ना, P4S3, इसको O3 लिख दो। एक ही बात है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे, बाद में चेंज कर देंगे। अब सर ने बताया था कि भाई PO बॉन्ड बनते हैं इसके, तो पहले बना दिया। 4, अरे बाप रे, ये तो खत्म हो गए। अब हमें एक बात पता है कि नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप वाले एटम्स है ना, ये सब के सब या तो 3 बॉन्ड बनाएंगे या 5 बॉन्ड बनाएंगे, ये पता होता है। या तो 3 बॉन्ड बनाएंगे या फिर 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो फिर अपन ऐसे करते हैं, इनके 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड और इसके बीच में बॉन्ड। कम से कम 3 तो बनाने ही पड़ेंगे और एक एक लोन पर रख लेंगे। ये तो अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें तो PP बॉन्ड आ रहा है, अब आएंगे ही, वो ऐसी बात है, 3 बॉन्ड तो बनाना ही है ना कम से कम। ऑक्सीजन तो खत्म हो गए थे मेरे। तो अपन इस स्ट्रक्चर पर हम ऐसे बनाते, बाद में अपन ऑक्सीजन को सल्फर बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे। एक फास्फोरस लेता हूँ, इसके बीच में एक ऑक्सीजन था, इसके बीच में एक ऑक्सीजन है और इसके बीच में एक ऑक्सीजन है, और ये 1 2 और 3 PP बॉन्ड बना। मतलब ऐसे अपन ने 3 से ट्राइंगल बनाया और ऊपर तंबू लगा दिया, तो वैसे हो जाएगा अपने, तब अच्छा दिख रहा है।
बेटर ना? तो व्हाट विल से दैट कि भाई अच्छा फिर तो आपने ऐसे बनाया है, फास्फोरस एक सल्फर फास्फोरस, फिर एक सल्फर फास्फोरस, और इसका एक सल्फर और इसका एक फास्फोरस। अब इन फास्फोरस को आपस में ज्वाइन किया है आपने, मैं इनको आपस में इनका जो बॉन्ड है ना, अजीब से बॉन्ड बना दिए थे मैंने, ये तीनों आपस में बनना है, ये है मतलब ये जो 3 बॉन्ड बने ना पीपी वाले, वो ये वाले बॉन्ड। तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इधर भी सबके पास लोन पेयर 2 हो गए और इधर भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड हो गए इसके नाम, तो वो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर। तो अपन क्या करेंगे ना, हर बार अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये काफी, वैसे ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक बनाते हैं वो इसी से बनाते हैं, इसलिए वो अपन से पूछ लेते हैं और वो यूजेस में आ जाता है अपने सल्फर के और फास्फोरस दोनों के यूज हो गया, इसलिए वो अपन से काफी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे मल्टी सेंटर एटम में, बाकी अपन को पता है क्या। सर इसका नाम क्या कंपाउंड का? अब इसका ऑब्वियसली नाम नाम तो सर इस कंपाउंड का नाम? नाम इसका मैच स्टिक में मतलब जरूर बताता हूँ मैं, स्ट्रक्चर ही पूछना क्योंकि मोस्टली ना, तो ये तो सल्फर, अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो भी ऐसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, मतलब SO3 का होल थ्राइस, ऐसे ही बताते हैं, ट्राइमर ऑफ SO3। इसका नाम बताता हूँ मैं, इसका भी नाम कुछ है, नाम फोस्फोरस सेल कोई सल्फाइड दिखा रहा है नहीं कुछ। नहीं, इसका कुछ अजीब सा नाम है, मतलब रुको, मतलब मैच स्टिक में काम आता है, मैंने पढ़ा हुआ है इसका नाम, हो सकता है शीट में ही बना क्योंकि आया होगा एग्जाम में, बस टेट्राफ्लोरस सल्फाइड। नहीं नहीं नहीं, टेट्राफॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड तो लिख ही सकते हैं, उसके अलावा भी अपन कुछ ऐसे नाम दे सकते हैं। फोस्फोरस सेस्क्वाई सल्फाइड लिखा है गूगल पे। फास्फोरस सल्फाइड। फास्फोरस क्या लिखा हुआ है? सेस्क्वाई सल्फाइड है, अजीब सा लिखा है। फास्फोरस सेस्क्यू सल्फाइड, हाँ सर, हाँ वही। फास्फोरस सेस्की सल्फाइड। सेस्क्यू सल्फाइड। यस, वैसे इसका नाम अलग भी है कि इसका कॉमन नेम भी है जो मैच स्टिक में अपन यूज करते हैं, ये तो उसमें सेस्क्यू, कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब बना देते हैं, जैसे ये कार्बन सेस्क्यू ऑक्साइड हो गया, मतलब इधर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा वो फ्रैक्शन में आ रहा होगा, इधर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा। सर तो ये P4S3 में सेंट्रल एटम P है ना? ऑब्वियसली जो कम ट्रस्टेबल होगा उसमें अपन बता देंगे कि वो अब इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है तो ये सेंट्रल एटम, अब दोनों ही नहीं थे ना अपने ट्रस्टेबल, तो ज्यादा हाँ वही। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ सर, बट इस मॉलिक्यूल में तो सल्फर ज्यादा ट्रस्टेबल होगा। नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जनरली वही लीस्ट ट्रस्टेबल। हाँ सर। अब इससे आगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर ले, यस हाँ सर। सर। यस सर। होमवर्क होगा आपका। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ये आपका होमवर्क होगा। सर केमिकल बॉन्डिंग की शीट नहीं है हमारे पास। क्यों? मिल गई होगी यार, सेंटर पे तो है। अच्छा नहीं मिली है, पता नहीं क्यों। बाकी सबको मिली है। नहीं एक मिला। सेकंड में चेक करता हूँ। अच्छा मतलब बहुत से लोगों को नहीं मिला। पनवेल में कि जर्जेट में? पनवेल। हाँ पनवेल में नहीं मिला है। नहीं, पनवेल में लेकिन सेंटर पे तो पड़े हैं केमिकल बॉन्डिंग, मैंने देखे हुए। वो देना भूल गए होंगे, मतलब ऐड कर। ऐड करना शायद भूल गए होंगे। नहीं है सर। अच्छा, okay.
देखते हैं। अच्छा सेंटर पे तो थी, मैंने सेंटर पे पूछा, देखा है मैंने सेंटर पे यार, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। चलो नहीं होगा तो मैं भेजता हूँ, एक्सरसाइज तो भेजी। हाँ एक्सरसाइज तो देख ही लूंगा, Yes. मेरे पास एक्सरसाइज तो मैं एक्सरसाइज तो भेजता हूँ, चिंता मत करो, है ना। अब ये तो हम होता, अब किसी के डाउट्स भेजे थे यार, किसी ने वो डाउट्स तो देख लें अपन। अब ये अपना क्लास हो गया, किसी ने डाउट्स भेजे थे वो डाउट्स बता दें अपन। शायद उसने जो डाउट्स भेजे थे ना वो BIN के डाउट्स हैं, और ये पर्सनल भेजने में प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं भूल ही जाता हूँ कहाँ किसने डाउट भेजा। सर आप कल डाउट क्लास लेने वाले हो, मतलब वो बचा हुआ पीरियोडिक का और बीएन का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही ले लेता हूँ मैं तो। कितने बजे? सर आज रात को 9 से 11 तो मैच का लेक्चर है। यस सर। तो फिर अभी डाउट्स बता दूं या क्या करना है बताओ। सर कल ले लो। हाँ कल ले लें। यस सर। यस सर। AP2 बैच का तो मैं कल ले चुका हूँ, AP1 बैच है बस, AP2 बैच का BIN ले चुका हूँ। कुछ कुछ तो पूछ ही लो यार, वरना मतलब कैसे बताऊँ। मैं 1 मिनट मतलब कुछ कुछ वो बता देता हूँ, बता दूं या मतलब कैसे करना है बताओ, तुम लोग जैसे बोलोगे। वैसे काफी इजी है लेकिन फिर भी मैं कैसे, डाउट क्लास ही ले लो तुम लोग, डाउट क्लास लगा देता अपन, ये क्लास स्टॉप कर लेते हैं और डाउट क्लास लगा लेते हैं। डाउट क्लास बताओ कब पढ़ोगे तुम लोग। कल सर। यस सर कल। कल तुम्हारा वो एग्जाम कितने बजे है? सर वो तो यूनिट टेस्ट है ना, तो रात को ही होगा ना वो 8:30 8:45। स्कोर को भी हो सकता है रात को भी। रात को ही होगा सर, 75 मिनट का ना रात को होगा। यस सर। तो फिर कल दिन में रख लें डाउट क्लास। चलेगा सर। हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत AP1 का 9 से लेके 11 तक मैथ्स क्लास है। नहीं तो कल मॉर्निंग लिख लेता हूँ ना, कल मॉर्निंग करते हैं अपन 8:30 से। 9 to 11 मैथ्स क्लास है, मॉर्निंग कर लेते हैं ना 8:30 से 9:30। या तो 7 to 9 रख लिए या फिर Morning में क्लास है। मॉर्निंग में क्लास है 9 to 11। मॉर्निंग में क्लास है कितने बजे है? 9 9 to से 11। 9 to 11 तो 8 to 9 रख लेते हैं। ठीक है सर। हाँ चलेगा। BIN अपन अगर BIN भी कर लेंगे तो इस बार टेस्ट में आ रहा ना BIN ठीक रहेगा ना, इतना तो पढ़ ही Yes. लेते हैं। हाँ वही सर। यस हाँ सर। ओके ठीक है। सर। ठीक है ओके सर। 8 o'clock है। कल पीरियोडिक का डाउट। यस सर। पीरियडिक का भी कर लेना, वही पूछ लेना BIN। ज्यादा टाइम। अच्छा। हाँ सर। चलो बाय हो जाए। बाय थैंक यू। बाय बाय बाय।